आज हम बात करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंदर विंड और जियोथर्मल एनर्जी पे। ठीक है, समझेंगे हमारा कि विंड एनर्जी हम जनरेट करते कैसे हैं, टरबाइंस और उसके फीचर्स समझेंगे, उसकी इंस्टॉलेशन कहाँ हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसके अलावा इंडिया की परजेंस और वर्ल्ड पोजीशंस क्या है वो जानेंगे, और साथ में जानेंगे हमारा कि जो भूतापीय ऊर्जा है वो कैसे हम यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या हमारा इंस्टॉलेशन होती है, क्या सेटअप्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, इसके अंदर हम जानेंगे पहले, सबसे पहले हमारा क्या आता है, विंड एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर हमको क्या क्या जानना है, फंडामेंटल्स, विंड टरबाइन कंपोनेंट्स और वर्किंग प्रिंसिपल। तो हमारा विंड टरबाइन जो होता है और इसकी गियर बॉक्स, सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा जितने भी विंड टरबाइन देखे होंगे आपने मूवीज़ वगैरह में या कहीं पर भी जो देखे होंगे डायरेक्टली भी, वो क्या देखे होंगे, काफ़ी ऊंचे ऊंचे टरबाइंस देखे होंगे। ऑलमोस्ट 100 फीट का ये होता है और 30 मीटर प्लस एबव ग्राउंड। ठीक है, अब इतना ऊपर क्यों रखा जाता है इनको, क्योंकि ये क्या होगा कि नीचे की तरफ हवा जो होता है वो प्रेशर अधिक रहता है और ऊपर में क्या होगा, हमारा आसानी से हवा को कैप्चर कर सकेगा और लेस टर्बुलेंट विंड होगा। ठीक है, अस्थाई हवा मिलेगी उसे। ठीक, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो इसके टरबाइंस के जो ब्लेड होते हैं वो काफ़ी हैवी और बड़े होते हैं, जिसके कारण वो कैसे चलती है, काफ़ी स्लो चलती है और आवाज़ भी बहुत करती है। तो इनका क्या है, रोटेशन पर मिनट जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, जो उनके रोड ब्लेड्स होते हैं ना वो काफ़ी नॉइज़ भी प्रोड्यूस करती है काफ़ी स्लो चलने के कारण। ठीक है, जो इनका स्ट्रक्चर लिमिट है ये इनकी एक तरह से कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं। ठीक है, या प्रॉब्लम कह सकते हैं, और इससे हम डायरेक्टली उस स्पीड पर में जनरेट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गियर बॉक्स लगाते हैं। अब गियर बॉक्स का क्या यूज़ है, गाड़ी में भी अब गियर होता है ना, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। हम क्या करते हैं, फोर्थ गियर भी होती है, फिफ्थ, कई गाड़ियों में फिफ्थ गियर भी होती है। वो क्या करता है, स्पीड हमारी बढ़ाती है, मतलब क्या होता है, जो रोटेशन होता है वो शिफ्ट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो गियर बॉक्स लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, मोटर की स्पीड को बढ़ा देता है। और कितनी बढ़ाता है, अगर हमारा ब्लेड एक बार घूमेगा तो वो रोटर को कितनी बार घुमाएगा, 90 टाइम्स घुमाएगा। ठीक है, तो जो गियर बॉक्स है वो क्या करता है, रेशियो को बढ़ाता है 1:90 के रेशियो में। ठीक है, अब हम समझेंगे बिड्स की लिमिट क्या है। ठीक है, बिड्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी हमारी जो विंड टरबाइन है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 59.3% उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इफिशियंसी है। मैक्सिमम थियोरेटिकल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन लिमिट जो है टरबाइन की, उन्होंने कितना दिया, 59.3%। और आज तक कोई भी टरबाइन इसके ऊपर इफिशियंसी की लिमिट को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो टरबाइंस है उसको चलाने के लिए हमको 8 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चाहिए ही चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड के लिए। ठीक है, और जो मैक्सिमम है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, और मैक्सिमम किस स्पीड तक की हवा उसको बर्दाश्त कर सकती है, 36 से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा को बर्दाश्त कर सकता है। और इंडिया का एवरेज विंड स्पीड क्या है, 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा टरबाइन कंट्रोल और ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, जो उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंसर्स लगे हुए हैं। ठीक है, जो सेंसर्स हैं वो क्या करते हैं कि एयर को, ठीक है, एनीमोमीटर लगा हुआ विंड डायरेक्शन चेक करने के लिए कि हवा का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो जो सेंसर लगे होते हैं वेलोसिटी सेंसर, वो क्या होता है, टॉप पर में फिटेड किया जाता है। नेकल मीजर्स के लिए क्या करता है, विंड स्पीड और डायरेक्शन को मीजर करता है, चेंज होता है उसके हिसाब से कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, वैसे जो है सो उसका हेड मूव करती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है। ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है योइंग मशीन को कि वो टरबाइन को लगातार घुमाता रहे हवा के हिसाब से। ठीक है, और ब्लेड का जो है सो टिल्टिंग मैकेनिज्म क्या है, ब्लेड को गारंटी करता है ऑप्टिमम एंगल पे अटैक रिलेटिवली वेरिंग विंड वेलोसिटी। ठीक है, वो क्या करता है कि जो हवा का जो प्रहार है
उसके हिसाब से अपने आप को रोटेशन करने में मदद करता है। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर सारा सेटअप लगा हुआ, कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है, गियर बॉक्स लगा हुआ है, साथ में हमारा यॉन ड्राइव लगा हुआ है और मोटर लगा हुआ है। ये हमारा क्या है, जनरेटर है। ठीक, ये पूरा सेटअप होती है एक विंड टरबाइन के अंदर कंट्रोलिंग ऑपरेशंस के लिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इको फ्रेंडली है और क्लीन एनर्जी है, मतलब इसके अंदर कोई एमिशन नहीं है, कोई हार्मफुल गैस रिलीज नहीं होता है और इकोसिस्टम के लिए हाईएस्ट सेफ्टी है। इसके अलावा इससे बेटर सेफ्टी किसी में नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे दिक्कत क्या है इसका, लोएस्ट गैस स्टेशन पीरियड, मीन्स जो इसका कंपेयर टू कन्वेंशनल थर्मल या हाइड्रो पावर प्लांट है उसके हिसाब से क्या है, ये तुलना में सबसे कम निर्माण अवधि लेता है। अगर कोई हम थर्मल पावर प्लांट बनाते हैं या हाइड्रो पावर प्लांट बनवाते हैं तो उसका जो है सो कंस्ट्रक्शन टाइम काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि सारा ऑलरेडी लोहा का पार्ट्स है, लोहे के ब्लेड से लाया, पूरा सेटअप किया गया, इंस्टॉल्ड हो गई। जितना बड़ा एरिया है उसके हिसाब से इंस्टॉलेशन इसकी तेज़ी से हो जाती है। लेकिन डैम्स वगैरह में क्या होता है कि पहले जो है सो पूरा डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फिर उसको जो है सो रिवर का डायरेक्शन चेंज किया जाता है, फिर सारी चीज़ें होती है। सेम प्रॉब्लम क्या है हाइड्रो पावर प्लांट के साथ भी और थर्मल पावर प्लांट के साथ भी, कोयला सेटअप वाला जो है उसके साथ भी कई सारे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका रैपिड सेटअप हो चुका है तो बहुत काफ़ी कम टाइम में इसकी इंस्टॉलेशन हो गई और इसके लागत भी कम लगते हैं कंपैरिजन टू अदर्स जो है, और इसका जो है सो लाइफ स्पेन भी क्या है, अधिक है। ठीक है, अदर के मुताबिक अगर हम देखें तो। अब बात करेंगे इसकी इंडिया के और वर्ल्ड के रिस्पॉन्स में, तो नंबर 1 पे कौन है ग्लोबली में, चाइना नंबर 1 पे है, विंड पावर जनरेशन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अंदर चाइना नंबर 1 पे है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूएसए है टोटल एनुअल विंड एनर्जी जनरेशन प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सेटअप कब हुआ था विंड फार्म, 1986 के अंदर हुआ था रत्नागिरी महाराष्ट्र के, गुजरात के ओखा में और तमिलनाडु के तुतीकोरिन में। ठीक है, सभी की जो है सो कैपेसिटी कितनी थी, 55 किलोवाट की थी, टर्बाइंस की भी कैपेसिटी 55 किलोवाट की थी। ठीक है, इंडिया 4th है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में वर्ल्ड में। ठीक है, एट प्रजेंट जो है ये 2022 का है, एट प्रजेंट इंडिया की कैपेसिटी इंस्टॉल कितनी है 58.13, ये हमारा कब का डाटा है, जुलाई का। ठीक है, 58.13 गीगावाट का। अब ये स्टेट वाइज इंस्टॉलेड है तो सबसे ऊपर किस में है, तमिलनाडु के पास 9600, गुजरात के पास 8500, महाराष्ट्र के पास 5000, कर्नाटक के पास ऑलमोस्ट 5000, 4938, राजस्थान के पास 4300। ठीक है, लगता है कि राजस्थान के पास हाईएस्ट होगा बट नहीं, तमिलनाडु के पास हाईएस्ट है। क्यों, क्योंकि तमिलनाडु का कोस्टल एरिया काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और इसको जो है कोस्टल एरिया में इंस्टॉल करना आसान होती है। ठीक है, क्यों कोस्टल एरिया में इंस्टॉल करना, क्योंकि रेगुलर विंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी धूल मिट्टी अधिक मिलेगी राजस्थान के अंदर, तो हाईएस्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। अब समझेंगे ऑफशोर विंड और ऑनशोर विंड क्या है। ठीक है, ऑफशोर जो हमारा विंड होता है टरबाइन, ठीक है, वो अंदर की तरफ जो है सो इंस्टॉल होता है, वो जैसे राजस्थान हो गया। लेकिन ऑनशोर की हम अगर बात करेंगे वो हमारा कहाँ होगा, समुद्र के किनारे होगा। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि कोई भी कंट्री का जो है सो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो समुद्र के अंदर एरिया होता है वो कहाँ तक होता है, 200 नॉटिकल माइल तक होता है। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक किसी भी कंट्रीज़ का एरिया माना जाता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो आता है। ठीक है, उसके अंदर वो फिशिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं या कुछ भी सेटअप कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा चाइना क्या करता है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है अपनी एरिया के आसपास में। अगर हमारा जो है सो मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर के बाद, 150 किलोमीटर के बाद हमने क्या किया, आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिए, तो वहाँ से हमारा 200 किलोमीटर का फिर रेंज बढ़ गया।
ठीक है। ये क्या हुआ, अपने जो है सो लैंड एरिया के रेंज को बढ़ाना, और इससे क्या होगा कि जो साउदर्न चाइना सी है, जापान का जो एरिया है, वहाँ पे उनका जो है वर्चस्व बढ़ेगा और वो एरिया पे उनका कंट्रोल हो सकता है। ठीक है। और वर्ल्ड मैप जब देखिएगा तो उससे सटा हुआ कौन सा पार्ट पड़ता है, अपोजिट में हमारा चाइना से अमेरिका नज़दीक उधर से पड़ जाएगा। ठीक है। बताइएगा बीच में कौन से ओशन पड़ते हैं, कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है। ज्योग्राफी का ये पोर्शन का क्वेश्चन है, तो जरूर कम पॉइंट लिखिएगा कि कौन सा जो है सो ओशन पड़ता है वहाँ पे। ठीक, आगे चलते हैं। जो हमारा 7600 किलोमीटर कोस्ट लाइन है इंडिया का, टोटल कोस्ट लाइन कितना है 7600 किलोमीटर, जो हमको ह्यूज एडवांटेज देता है कि हमारे क्लाइमेट के हिसाब से कि हम उस पर विंड टर्बाइन को इंस्टॉल कर सकें। ठीक है। तो ये था हमारा विंड एनर्जी के अंदर। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, हम रिप्लाई देंगे। अब समझते हैं हम किसके बारे में, जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा। आपको बताया था पहले भी, आज भी समझते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर क्या है, हीट एब्जॉर्ब है। क्या है, मैग्मा का हीट है। ठीक है। रेगुलरली फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से हमारा क्या हो रहा है, मैग्मा का सर्कुलेशन होता रहा। ठीक है। चाहे वो हमारा अर्थक्वेक जब आती है तो उस प्लेट की वजह से मूवमेंट से होता है। साथ में हमने क्या देखा है कि जो वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं वो अंदर से क्या निकलता है, लावा निकलता है। ठीक। अब समझते हैं सोर्स और डेप्थ क्या है हमारा इसका, जियोथर्मल एनर्जी का। नॉर्मली जो है हमारा अर्थ के 80 किलोमीटर से जब अंदर जाते हैं तो हमारा ये चीज़ अवेलेबल होता है। लेकिन जो जियोथर्मल एक्टिव रीजन्स हैं, ठीक है, हिमालयन के कुछ रीजन्स हो गए, उसका 7 एरियाज़ हैं, वो भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से एरियाज़ हैं इंडिया के अंदर। वहाँ पर में रेंज जो है हमारा 300 मीटर से लेके 3000 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर तक, मतलब 300 मीटर से लेके 3 किलोमीटर तक के रेंज में भी जो है सो ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। अब कहोगे सर हम इसमें काम कैसे करेंगे, ज़मीन के अंदर का यूज़, मतलब यूज़ कैसे करेंगे। अब सिंपल समझो कि हमने क्या किया, उतने नीचे तक डेप्थ तक खुदाई कर दी। ठीक है। जब उतनी नीचे तक खुदाई हो गई तो एक तरफ के पाइप से जो है सो हमने क्या किया, पानी को उसमें भेजा, और नीचे बेंड लगा के दूसरे से फिर क्या किया, दूसरे सिरे से ऊपर की तरफ पानी को हमने लेना शुरू कर दिया। एक तरफ से एंट्री, दूसरे से एग्जिट। ठीक है। अब मान लो कि फोल्ड करके बड़ा सा डीप होल किया हुआ है और पाइप को जो है सो बेंड करके नीचे की तरफ दोनों साइड से पुट किया गया। अब इधर से मोटर चलाए फर्स्ट टर्मिनल से, इधर से पानी अंदर की तरफ गई और दूसरे टर्मिनल से क्या हुआ, पानी बाहर की तरफ एग्जिट हो गई। तो वो क्या होगा, काफ़ी हीट वाटर होगा। उसको हम कहाँ फ्लो करवाएंगे, टरबाइन के ऊपर, जहाँ पे हमारा जो है सो जो भी थर्मल प्लांट होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, टरबाइन पर में विंड का ही यूज़ करते हैं। उस आग को कोयला जला के क्या करते हैं, टरबाइन को चलाने का काम करते हैं। सेम हमको अगर पृथ्वी से मिल रही है हीट तो पाइप डाल करके सीधा स्टीम कन्वर्ट करके हम उसको यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला वो फर्स्ट प्लांट कहाँ सेटअप हुआ था, 1911 के अंदर लॉर्ड रेलो में इटली के अंदर स्थापित हुआ था। ठीक है। याद रखिएगा इटली में फर्स्ट हमारा जियोथर्मल सेटअप हुआ था। ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या हैं इसका, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये क्लीन एनर्जी है, इको फ्रेंडली है, कोई ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होता, और हाईली एसेसिएबल है। ठीक है। उसकी उच्च पहुंच भी है। ठीक है। अब देखते हैं वेदर इंडिपेंडेंट। ये वेदर पे भी डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि हम पृथ्वी के नीचे से ले रहे हैं तो हमको वेदर पे इफेक्ट होना नहीं पड़ेगा, वेदर पे रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा वेदर हमारा। ठीक है। इंडिजिनस सोर्सेज दैट डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर और सीजनल चेंजेस लाइक सोलर और विंड। सिर्फ ये एक इकलौता क्या है, इंडिजिनस सोर्स है जो सोलर और विंड की तरह डिपेंडेंट नहीं है वेदर पे। ठीक है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ जियोथर्मल प्लांट। ठीक है। 3 तरह का होता है। एक क्या होता है, ड्राई स्टीम प्लांट। इसके अंदर क्या होता है कि जो पाइपलाइन मैंने बताया था वो डायरेक्टली गया अंदर, 350 डिग्री फ़ारेनहाइट या 176 डिग्री सेल्सियस का हीट निकलती है जो टरबाइन को रोटेट कराती है। ठीक है। जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। दूसरा क्या है, फ्लैश स्टीम प्लांट। ये क्या करता है, हाई प्रेशर हॉट वाटर को जो है डीप इनसाइड भेजता है और कन्वर्ट इनटू स्टीम इनटू अ वेसल टू ड्राइव टरबाइन। ठीक है। वो क्या करता है, हीट और प्रेशर के साथ जो है
वाटर के स्टीम को उस पर छोड़ी जाती है और जिससे हमारा टरबाइन रोटेट होता है। तीसरा है हमारा बाइनरी साइकिल प्लांट। इसके अंदर क्या होता है, जो जियोथर्मल वाटर होता है वो लेस देन 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट कहाँ पे भेजते हैं, टरबाइन के ब्लेड पे भेजते हैं। और हीट ट्रांसफर क्या होता है, सेकेंडरी फ्लूइड विथ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरे साइड से लोअर मतलब बॉइलिंग का जो है सो फ्लूइड डालते हैं जिससे हमारा टरबाइन रोटेट करती है। अब जियोथर्मल इंस्टॉलेशन इंडिया के अंदर क्या कैपेसिटी है, भू क्षमता क्या है, वो समझते हैं। इंडिया के अंदर इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10,000 मेगावाट तक की कैपेसिटी है, टोटल पोटेंशियल है, ठीक है। जो हमारा ऑलमोस्ट 300 आइडेंटिफाइड साइट्स है इंडिया के अंदर, 300 ऐसे साइट्स को चिन्हित किया गया है जहाँ पे हम जियोथर्मल लगा सकते हैं। और मैक्सिमम कैपेसिटी हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे 10,000 मेगावाट तक जो है सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा तत्त पानी है हिमाचल के अंदर, वो मोस्ट प्रोमिसिंग जियोथर्मल सोर्स है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट लेस रिच के साथ जो है सो हमको मिल जाती है। नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बेहतरीन एरिया है, ठीक है। 7 जियोथर्मल प्रोविंसेस जो हैं जहाँ से हमारा सेटअप हो सकता है, वो कौन कौन सा है, हिमालय, वेस्ट कोस्ट, कैम्बे, सोन नर्मदा तापी रिवर जिसको सोनट भी कहा जाता है, ठीक है। फिर गोदावरी है, महानदी है और साउथ वेस्ट में है, ठीक है। ये हमारे 7 पोटेंशियल्स एरियाज हैं, जियोथर्मल प्रोविंस हैं। अब डायरेक्ट थर्मल यूज़ कहाँ करते हैं, ग्रीन हाउस हीटिंग के लिए। वो हमारा क्या है, ऑलरेडी हीट है, तो जैसे हम बाहर पानी लाएंगे तो ग्रीन हाउस हीटिंग होगी। साथ में हमारा क्या होगा, क्रॉप सुखाने का भी काम हो सकता है, फिश फार्मिंग उससे कर सकते हैं और मिल्क को पॉस्चराइज भी कर सकते हैं। इतना हाई हीट है तो मिल्क पॉस्चराइजेशन आसानी से भी हो सकता है, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक जियोथर्मल एनर्जी और विंड एनर्जी। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और जो क्वेश्चंस पूछे उसे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।